नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहानाबाद की छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के बाद पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों में डर का माहौल है। बिहार भर से पढ़ाई करने के लिए आने वाली हजारों की संख्या में छात्राओं ने यह बताया है कि वे अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल के लिए स्पष्ट नियम और सुरक्षा मानक तय होने चाहिए ताकि बाहर से आने वाली लड़कियों को पता चल सके कि उनका हॉस्टल सुरक्षित है या नहीं है। प्रशासन से भी बेहतर इंतजाम की मांग की जा रही है। जहानाबाद की नीट छात्रा जो डॉक्टर बनना चाहती थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई, आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। इस घटना ने कहीं ना कहीं पटना में गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को भी डरा दिया है। ये जो तमाम लड़कियां हैं, कई सपने संजोकर पटना में पीजी गर्ल्स हॉस्टल में रहने आई हुई हैं। इनके सपने हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक डर जरूर पैदा हो गया है कि आखिर हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं। बहुत खराब लग रहा है जान की कि हमारी जैसी ही कोई लड़की थी जो अपना सपना लेके आई थी और आज नहीं रही किसी दूसरे के कारण और किसी दुष्कर्म के कारण। बहुत खराब लग रहा है, बहुत ज्यादा, और डर भी बहुत ज्यादा है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग भी सेम उसी सपने में आए हैं। आप कहाँ से आई हो? सहरसा से। सहरसा की रहने वाली हो। डर लगता है यहाँ पे? हाँ, बहुत डर लगता है। अब तो रात में निकलने में डर लगता है, लेकिन हॉस्टल के अंदर हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। ऐसा है कि ये हॉस्टल बहुत ज्यादा सेफ है, तो अंदर तो बिल्कुल सेफ है। बाहर लेकिन सेफ महसूस नहीं करते। हाँ, डर तो बहुत लग रहा है कि बाहर हम लोग कैसे अब रात में तो नहीं, शाम में हम लोग निकलते हैं, बट डर तो लग ही रहा है। बट ये अच्छा है कि हम लोग अब 8 बजे तक हम लोग आ जाते हैं अपने हॉस्टल, क्योंकि ये हमारे हॉस्टल का रूल है कि हम 8 बजे आ जाए हॉस्टल। ये आपके हॉस्टल का रूल है? कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे हॉस्टलों के रूल है क्या कि आपको ये फॉलो करना है, नहीं करना है? कुछ है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब हॉस्टल संचालिका या जो संचालक जिस तरीके से कहते हैं वैसे आपको रहना पड़ता है? हाँ। पड़ता है, डर लगता हाँ, है? बहुत फर्क पड़ता है। कहीं भी कोई भी लड़की कहीं भी सेफ नहीं है, घर में भी नहीं। ये गली भी बिल्कुल सेफ नहीं है। बस हम लोग नागेश्वर कॉलोनी है। हाँ, ये गली भी रात में भी ऐसे ही लड़के घूमते रहते हैं, कुछ भी बोल के करके चले जाते हैं। बस हॉस्टल भी हमारा है जो बहुत सेफ है। आपको लगता है कि इसके लिए कुछ रूल होना चाहिए? हाँ, कुछ प्रशासनिक भी हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी हॉस्टल शुरू हो जा रहा है, लड़कियां रह रही है, सुरक्षित है या नहीं है कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। नाइट पेट्रोलिंग भी होना चाहिए, बट बिल्कुल नहीं होता है। एकदम रात में हम लोग अगर निकल गए 8-9 बजे, तो लड़के ऐसे ही कुछ भी बोल के चले जाते हैं। कार में हो, बाइक में हो, कुछ भी कभी भी बोल के चले जाते हैं। हाँ, सब संचालक के अंदर में ऐसा कुछ भी 2 साल में नहीं हुआ। लाइक कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप से कुछ भी जांच वाच आया हो, ऐसा हॉस्टल में कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब कोई रूल नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है, सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, लड़कियों को कब बाहर निकलना है, नहीं निकलना है, कोई रूल नहीं है? नहीं, कोई रूल नहीं है। अगर हॉस्टल संचालक अच्छा ना हो तो आपके साथ भी घटना घट सकती है? हाँ, घट सकती, जैसे उस वहाँ पे हुआ कंकड़बाग में, वैसा तो किसी हॉस्टल में भी हो सकता है। अगर हम लोग को हॉस्टल के मैम या वार्डन अच्छा नहीं मिलती है तो ये तो हो ही सकता है। हाँ, लग रहा है वो सब तो देख के कोई भी लड़की को डर ही लगेगा ना। लगता है सपने पूरे करना बड़ा रिस्की है पटना में रहकर। हाँ, पटना में से मतलब हम लोग का इससे अच्छा तो हम लोग का गाँव ही है। वहाँ पे कहाँ की रहने वाली हो आप? सोनपुर की। मतलब लग रहा है कि वो ठीक है ना इसके मुताबिक? हाँ, मतलब कि गर्ल्स की सेफ्टी पढ़ाई नहीं है वहाँ पे, इसलिए पटना में रहना पड़ रहा है। कि वहाँ के इतना मतलब पढ़ाई का वैसा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। बट सेफ्टी प्लेस में तो ठीक ही है यहाँ से। बिल्कुल। तो ये तमाम जो लड़कियां हैं, ऐसी ही ना जाने कितनी लड़कियां, अगर हम नागेश्वर कॉलोनी की बात करें तो हजारों लड़कियां इस कॉलोनी में रहती हैं। गर्ल्स पीजी हॉस्टल है ये, लेकिन कहीं ना कहीं उस घटना के बाद इनके मन में भी डर है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों के लिए कोई नियम क्यों नहीं है, क्योंकि गर्ल्स जो लड़कियां हैं, इनका साफ तौर पे कहना है 2 साल से रह रही हैं, 3 साल से रह रही हैं, कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। किसी ने, प्रशासनिक अधिकारी ने आकर इनके हॉस्टल की ना जांच की है, ना पड़ताल की है, ना कोई नियम बताया है। साथ ही साथ अगर हॉस्टल से अगर बाहर निकलती हैं तो नागेश्वर कॉलोनी VIP इलाका कहा जाता है, बावजूद इसके छेड़खानी, कमेंटबाजी खुलेआम की जाती है, शाम के वक्त ही की जाती है। रात में लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस भी नहीं करती। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी लड़कियां जो पटना में पीजी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं, किसके भरोसे रह रही हैं? कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और आइए अब आपको समझाते हैं कि जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही छात्रा, जिसे हमने संवेदना नाम दिया है, उसकी मौत को लेकर परिवार की नजर में कौन कौन लोग गुनहगार हैं।
देखिए, सबसे पहले चित्रगुप्त नगर थाना की एसआई रोशनी कुमारी, जिसने शुरुआती जांच को ही गलत दिशा में मोड़ दिया। इसके बाद सुसाइड उसे बता दिया गया और बारी थी एएसपी अभिनव कुमार की, तो उन्होंने भी मामले की पड़ताल किए बिना थाना प्रभारी के रिपोर्ट को मानते हुए उसे सुसाइड बता दिया और बयान जारी कर दिया। पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने भी अपने स्तर से कोई पड़ताल नहीं करवाई और आंख मूंद कर बिना पोस्टमार्टम छात्रा की मौत को सुसाइड बता दिया। प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर सतीश पर भी गंभीर आरोप लगे। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि कौन कौन गुनहगार है और कैसे कैसे हम उन्हें गुनहगार कह रहे हैं। सबसे पहले हमने एसआई की बात आपको बताई, रोशनी कुमारी। पहली रिपोर्ट ही उन्होंने गलत बनाई। जब उनके पास कंप्लेन आई, शिकायत आई, तो उन्होंने इसे गलत बता दिया। फिर ये रिपोर्ट गई एएसपी के पास, अभिनव कुमार के पास। बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट उसने मान ली और इसके बाद फिर क्या हुआ, परिचय कुमार एसपी पटना पूर्वी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही इस पूरे मामले को सुसाइड बता दिया गया। अब जरा सोचिए कि ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, ना किसी तरह की कोई रिपोर्ट आई और ये घोषित कर दिया गया कि इस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। डॉक्टर सतीश कुमार, प्रभात मेमोरियल, महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से इनकार कर शरीर पर चोट बताया। ये नहीं बताया उन्होंने कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है। उन्होंने हवाला कुछ और ही दे दिया। कार्तिकेय शर्मा, पटना एसएसपी, इस मामले की पड़ताल किए बिना रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया। तो आप सोचिए कि ये क्या बताना चाह रहे थे। पूरी तरीके से गलती कहां से शुरू हुई है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत जहां जहां पहुंची, उन सभी ने उस शिकायत को स्वीकार किया। किसी ने भी जांच पड़ताल नहीं की और साफ साफ ये कह दिया कि देखिए, यही बात है, इस लड़की ने सुसाइड किया है और इसी वजह से उसकी जान चली गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा मकान मालिक मनीष रंजन पर खुलासा हुआ है। पहले से सेक्स रैकेट चलाता था मनीष। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हॉस्टल के ऊपर ही फ्लैट में रहता था और वहीं पर सेक्स रैकेट चलाया करता था। फिलहाल जेल में है मनीष रंजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की पड़ताल में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर जो बातें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन पर गंभीर आरोप है कि वो पहले से पटना में सेक्स रैकेट चलाता रहा है और उसी हॉस्टल के ऊपर फ्लैट में परिवार के साथ रहता था। और देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस वक्त। अमित, क्या जानकारी है? न्यूज 18 की पड़ताल में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, सेक्स रैकेट चलाया करता था मनीष। देखिए सुबह बिल्कुल, जब इसकी पड़ताल न्यूज 18 की कर रही थी, मैं और धर्मेंद्र इस पूरे खबर पे लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। और कल जहानाबाद, जहां इस लड़की का पैतृक घर है, वहां भी हम गए थे। उनके माता पिता से बात किए, उनकी पत्नियों से बात किए और अपनी जो स्थान है कि हम लोग सिर्फ पुलिस की बातों पर विश्वास नहीं करते। पुलिस की भूमिका पहले से ही संदिग्ध नजर आ रही थी, चाहे SHO हो या फिर ASP हो, CSP हो, SSP हो, सभी की कार्यशैली पे सवाल जब उठने लगे, परिजनों ने सवाल उठाया, तो न्यूज 18 ने चाहा कि क्यों नहीं इसकी तहकीकात जो है वो अपने स्तर से की जाए। और जब इसकी पड़ताल हमने शुरू की तो ये बातें सामने आई कि 5 तारीख को लड़की की मां जो है वो खुद जो है लड़की को, छात्रा को जो है जहानाबाद स्टेशन ट्रेन पे उन्होंने चढ़ाया। लड़की लगभग 1.25 घंटे के बाद पटना स्टेशन उतरी और फिर मां की बताई कि वो पटना पहुंच चुकी है और उसके 20 मिनट के अंतराल पे वो हॉस्टल गई। हॉस्टल जाकर वीडियो कॉल किया मां को, वीडियो कॉल पे भी मां को बताया कि वो पहुंच चुके हैं हॉस्टल। फिर 6 तारीख को जो है लड़की की अचानक से तबीयत खराब होती है। लड़की को लेकर के जो संचालिका है, वार्डन है, वो क्लिनिक जो है डॉक्टर सजानंद का, वहाँ लेकर के जाती है। वहाँ से जब उन्हें इलाज नहीं मिलता है, उपचार नहीं मिलता और फिर सेंट्रल अस्पताल PMCH या फिर NMCH ले जाने के लिए कहा जाता है वहाँ के चिकित्सक द्वारा। तो जो अमित, ये बताइए कि केयर टेकर जो नीतू है, उनको लेकर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक की गई है? क्योंकि उनकी भी भूमिका बेहद संदिग्ध बताई जा रही है। क्या उन पर किसी तरह का कोई एक्शन अब तक लिया गया है? देखिए, नीतू या फिर जो 2 बेटे हैं जो होटल संचालिका हैं, उनके 2 बेटे होटल संचालिका, सभी जो हैं उस
घटना के बाद पूरा मामला जो है उठने लगा। जब मीडिया में इसको हाइप मिली और जिस तरह से परिजनों ने विरोध जताया तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, उसके बाद ये तमाम लोग जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब ना तो ये सामने आ रहे हैं, हालांकि जो परिजन है उनका कहना है कि जो होटल संचालिका है वो परिजनों को खरीदना चाहते थे, लड़की के जो है इलाज की पूरी राशि वो देना चाहते थे और उनका ये कहना था कि होटल की जो है बदनामी होगी और जितनी पैसा चाहिए हम कीमत देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए हम आपको बता रहे थे कि नीलम अग्रवाल हॉस्टल चलाया करती थी और नीतू का भी एक संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है। बढ़ते आगे, छपरा के सोनपुर क्षेत्र में सरिता की हत्या के मुख्य आरोपी सत्येंद्र की गिरफ्तारी अब भी नहीं हुई है। एसआईटी की टीम आरोपी की तलाश में लगातार कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी खुद इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। छपरा से न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियर थाना क्षेत्र में हुए सरिता हत्याकांड मामले को लेकर एसआईटी की छापेमार लगातार जारी है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इससे पुलिस ने काफ़ी काम किया है। पुलिस ने फोरेंसिक लैब से उस गाड़ी की जांच कराई है जिसमें सरिता की लाश को लाकर डंप किया गया था, दरवाजे के बाहर फेंका गया था। सीसीटीवी से भी अहम सुराग मिले हैं। साथ ही गाड़ी का नंबर वेरिफिकेशन भी हो चुका है, जो कि एक पुलिस विभाग के जो सब इंस्पेक्टर उनका निकला है, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। कुल मिला के कहा जाए तो डीआईजी से लेकर नीचे से लेकर तमाम अधिकारी इस कांड के उद्भेदन में लगे हुए हैं। हालांकि तस्वीरें बिल्कुल सामने आ चुकी है, लेकिन असली सच्चाई तभी सामने आ पाएगी जब मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। हालांकि पुलिस की छापेमारी बीती रात भी जारी रही। जैसे कि हमारे अधिकारियों से बात हुई, एसएसपी ने कहा है कि इस मामले में एक टीम लगातार इस पर काम कर रही है कि इस पूरे मामले का उद्भेदन किया जाए, मीडिया के सामने ये लाया जाए कि सरिता की लाश को किन परिस्थितियों में घर के बाहर फेंका गया था, आखिर सरिता के साथ हुआ क्या था। पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर ही अनुसंधान कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तमाम आरोपी सामने आएंगे तभी तथ्य सामने आएंगे। मैं बता दूं कि हरिहरनाथ थाना में कांड संख्या 19/2016 दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान पुलिस लगातार कर रही है और इस मामले को लेकर के एक एसआईटी का भी गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सोनपुर का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और देखिए सरिता हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है, इसकी डिटेल जानकारी आपको देते हैं। 15 जनवरी को ससुराल में सरिता की हत्या कर दी जाती है और दहेज के लिए पति सत्येंद्र पर यह आरोप लगे हैं कि उसने हत्या की है। 15 जनवरी की रात मायके में उसके शव को फेंक दिया। दारोगा की गाड़ी से शव को फेंका गया, जो गाड़ी न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको दिखाई थी, जिसका नंबर आपको दिखाया था। शव फेंकने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने इस पूरे मामले को बेहद हल्के में लिया। सारण के एसएसपी ने कोई बयान नहीं दिया। न्यूज 18 ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो चुप रहे, मौन रहे। मुजफ्फरपुर के पानापुर में तैनात हैं दारोगा, जिनकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। दारोगा ने सत्येंद्र को गाड़ी दी थी और 5 लोगों पर इस पूरे मामले में हत्या का केस फिलहाल दर्ज हुआ है। 17 जनवरी की शाम दारोगा की गाड़ी मिली, दारोगा के ससुराल से गाड़ी मिली है। वहीं सरिता हत्याकांड में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम अब इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। दारोगा की गाड़ी से कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं। एफएसएल की टीम को सरिता का बाल मिला है। गाड़ी से जब जांच पड़ताल की गई एफएसएल की टीम के द्वारा तो उसमें सरिता के बाल पाए गए। दारोगा संतोष से अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई है और आरोपी अगर सत्येंद्र की बात करें, जो कि सरिता का पति है, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वो अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। एसआईटी की टीम बहरहाल कार्रवाई कर रही है, छापेमारी जारी है, लेकिन इन सब के बावजूद उसका कोई अता पता अब तक नहीं चल पाया है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई की जाती है और कब तक सत्येंद्र की गिरफ्तारी होती है। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। शिवहर सीतामढ़ी में समृद्धि यात्रा है। समृद्धि यात्रा का आज तीसरा दिन है। सीएम की यात्रा की भव्य तैयारी की गई है। दोनों जिले में यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बागमती नदी पर बने आरसीसी पुल का उद्घाटन करेंगे। 208 करोड़ की लागत से 26 योजनाओं का उद्घाटन होगा। 346 करोड़ की लागत से बनने वाले 41 नई योजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा।
तो देखिए, समृद्धि यात्रा का आज तीसरा दिन है। के दौरान सीएम नीतीश कुमार आज सीतामढ़ी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये बेलसंड है और बेलसंड के चंदौली के हित नारायण +2 स्कूल में जहां पर सीएम जनसंवाद करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, वहां पर तैयारी कर ली गई है और विशाल मंच बनाए गए हैं, कुर्सियां लगी है और अभी से ही जो आम जनता है देखिए किस प्रकार से पहुंचने लगे हैं। तो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी सीएम नीतीश कुमार को देखने के लिए पहुंची हैं और इसके ठीक बगल में अलग अलग विभागों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसका सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से संचालित की जाती है वो सीएम खुद जो है निरीक्षण करके देखेंगे। और देखिए यहाँ से आपको रिमोट के जरिए जो शिलान्यास पट है यहीं से आपको उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा और निरीक्षण के बाद जो है ये जो सभा स्थल है यहाँ पर लोगों से मुखातिब होंगे, जनसंवाद करेंगे। अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, देखिए पर्यटन विभाग का है, कृषि विभाग है, जीविका के द्वारा है, इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग है, तमाम समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं और स्टॉल्स पर तमाम जो कर्मी हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पर जो उत्पाद है खासकर वो देखिए जो किसान हैं अपनी तरफ से उत्पाद लगाए हुए हैं और ये देखिए चीनी मिल को लेकर जो है यहाँ पर स्टॉल्स आपको लगाए गए हैं और जरा हम बातचीत भी करेंगे। ये आपकी जो सबसे उन्नत प्रभेद अभी हम लोग के यहाँ जो आपको लखनऊ की वैरायटी है COL के 14/201, ये आपके सामने लगी हुई है सर। ये लखनऊ की एक और वैरायटी 12/209 कौतूहल है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जी सर। चलिए देखिए यहाँ जीविका के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ मशरूम है, अलग अलग जो हैंडलूम उत्पाद है वो भी आप देखिए कि हस्त निर्मित जो महिलाएं एक तरह से तैयार करती हैं, यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए। और मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है खासकर जीविका, तो जीविका दीदी जो है उनके उत्साह वर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। कितनी खुशी है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग से मिलेंगे, बताइए कितनी खुशी हो रही है? सर खुशी हो रहा है कि हम लोग सर आए मुख्यमंत्री भाई जी, तो हम लोग इतना तक आगे बढ़े और कुछ दिन रहे तो और आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस हम लोग मशरूम के कर रहे हैं, मशरूम क्लस्टर में हम लोग बिजनेस करके आगे हम लोग भी बढ़ रहे हैं और दीदी के बढ़ा रहे हैं। तो एक अच्छा संदेश महिलाओं के द्वारा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, लोगों से मुखातिब होंगे जनसंवाद के दौरान और निरीक्षण भी करेंगे। तो बता दें आपको कि प्रगति यात्रा के दौरान इसी प्रकार से स्टॉल्स लगाए गए थे और इसके अलावा शिलान्यास और उद्घाटन का काम हुआ था। तो जो कार्य प्रगति पर है, कार्यों की समीक्षा करेंगे जिला प्रशासन के साथ और इसके बाद यहां से फिर सीतामढ़ी से सड़क मार्ग से शिवहर जाएंगे। तो दो जगह आज जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री और समृद्धि यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में आने वाले हैं, जिसको लेकर लोग भी पलके बिछाए हुए हैं और दुल्हन की तरह सीतामढ़ी का बेलसंड सज चुका है। सिर्फ अब मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, बेलसंड, सीतामढ़ी। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत एक बार फिर सक्रिय दिख रहे हैं। निशांत कुमार ने बख्तियारपुर का दौरा किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बख्तियारपुर पहुंचे और विकास कार्यों का निरीक्षण कर एक पारिवारिक समारोह में शामिल हुए थे। निशांत कुमार भी अपने पुश्तैनी घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। उनसे मिलने स्थानीय विधायक अरुण कुमार भी पहुंचे। निशांत कुमार की सक्रियता का पता तब चला जब स्थानीय विधायक से उन्होंने क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान निशांत ने कई विकास कार्यों की जानकारी भी ली है। और देखिए, निशांत की राजनीति में सक्रियता बढ़ने के बाद सियासत तेज हो गई है। एनडीए के नेता निशांत को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं और वहीं कांग्रेस नेता ये सलाह दे रहे हैं कि निशांत को कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करनी चाहिए। निशांत कुमार का घर है, उनका पुश्तैनी गांव, वहां गए हैं अपने लोगों के बीच में, तो उन्हें सक्रिय तो रहना ही है। निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में सेवा और सुशासन के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से बिहार को मुक्त करा करके बिहार के लोगों की सेवा सुशासन के साथ ये नीतीश कुमार जी का लोगो रहा, ये उनकी पहचान रही। बीजेपी और जेडीयू में सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है। जेडीयू के गुटों में भी सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है, काफी अंतरकलह है। एक तरफ है नीतीश कुमार जी के सहयोगी आईएएस लॉबी, जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को रिप्लेस करके निशांत जी को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाए, क्योंकि वो लोग का कंफर्टेबल जोन निशांत कुमार जी है और इसी दिशा में काम चल रहा है। जल्द आप देखेंगे कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे हैं।
जदयू पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। एक खेमा चाह रहा है कि निशांत जी आए, दूसरा खेमा चाह रहा है कि निशांत जी ना आए, उसका जदयू पर कब्जा हो जाए। निशांत जी भले आदमी फंस गए इन लोगों के चक्कर में, जहां इतनी सारी लड़ाई है, इतनी सारी खेमेबाजी है। हम तो निशांत जी को सलाह देंगे कि आप अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस के साथ कीजिए, एक ऐसी पार्टी के साथ कीजिए जिसने इस देश के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं, अनगिनत संघर्ष किए हैं। कहां सत्ता लोलुपों के साथ आप फंसे हुए हैं? देखिए, जेडीयू के प्रत्येक कार्यकर्ता को निशांत कुमार जी के राजनीति में प्रवेश का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस संबंध में निर्णय उनको खुद लेना है। देखिए, निशांत कुमार जी एक जागरूक व्यक्ति हैं और सामाजिक धार्मिक अवसरों पर लोगों से मिलना, छठ घाटों का निरीक्षण करना, यह बिल्कुल सामान्य सी बात है और इसे राजनीति से जोड़कर देखना फिलहाल जल्दीबाजी होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नितिन नवीन का आज नामांकन होना है। आज नामांकन करेंगे नितिन नवीन, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कल होगा अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान। 14 दिसंबर को बने थे वो कार्यकारी अध्यक्ष। पीएम मोदी सहित 10 नेता बनेंगे प्रस्तावक। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। नितिन नवीन का नामांकन आज होना है। आज नामांकन करेंगे नितिन नवीन, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। कल होगा अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान। देखिए, नितिन नवीन के नामांकन को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। संजय सरावगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार के नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जाहिर की है। पद्धति लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नामांकन का दिन हमारे जो राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी हैं आदरणीय लक्ष्मण जी, उन्होंने आज नामांकन का दिन है और कल घोषणा का दिन है। तो कल भारतीय जनता पार्टी को हमारे नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं। पूरे देश के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करने वाले हैं। बिहार के एक एक नौजवान, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित थे जब हमारे बिहार के एक युवा नेता जो काम के बल पर, जो संगठन का शिल्पकार थे, चाहे प्रशासनिक दक्षता का अनुभव, प्रशासनिक में भी दक्ष, ऐसे को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पूरे बिहार के कार्यकर्ता, पूरे देश के युवा। बढ़ते आगे, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र से लापता हुई 2 छात्राओं के मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों छात्राएं 8 जनवरी को सरयू देवी मोहनलाल इंटर बालिका उच्च विद्यालय आई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद भी किया। हालांकि स्कूल से निकलने का फुटेज पुलिस को नहीं मिल रहा है। अब पुलिस तहकीकात में जुट गई है कि अगर छात्राएं स्कूल आई तो यहां से आखिर कहां गई। इसको लेकर भी जांच पड़ताल जारी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सहित अन्य मामलों पर लगातार पुलिस पड़ताल कर रही है। सरयू देवी इंटर बालिका विद्यालय से पिछले 8 तारीख को जो है 2 बच्ची जो है सोनाक्षी और दिया इसी स्कूल से जो है गायब हो गई थी। लगातार जो है पुलिस की टीम जो है छानबीन में जुटी हुई है। 8 टीम जो है लगाया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा, जो लगातार जांच कर रही है। यहाँ पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी जो है खंगालने का काम किया जा रहा है। कल पुलिस ने इसका भी फुटेज निकाला है, जिसमें विश्वस्त सूत्रों के माने जो उनका कहना है कि इस फुटेज में दोनों बच्ची जो है स्कूल आती तो नजर आई है, लेकिन यहाँ से निकलने का उसका वीडियो जो है सामने नहीं आया है, जिसको लेकर यहाँ के प्रिंसिपल से और टीचर से भी कल शाम में पूछताछ जो है डीएसपी और टीटीएसपी के द्वारा बब्बरगंज थाने में की गई थी। वहीं आज जो है पुलिस की टीम फिर से एक बार इस स्कूल आएगी और यहाँ जो है तलाश करेगी कि आखिर ये बच्ची अगर स्कूल आई है तो यहाँ से फिर कहाँ गई। और लगातार जो है जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सहित अन्य मामलों पर भी जो है लगातार जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि कब तक दोनों बच्ची को पुलिस तलाश पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।